Welcome students, welcome to lecture 10 of concrete technology. We have discussed yet the property of concrete, and we have discussed about cement properties and its behavior and its hydration. From today we will start studying about another component of concrete is aggregate, and as you can see on the screen, the aggregates are of many different types and having a very different shape. Now, what is aggregate? The cement is the only factory made of standard component in concrete. Other ingredients, namely waters and aggregates, are natural material and can vary to any extent in many of their properties. सीमेंट, कंक्रीट के अंदर एक सीमेंट ही ऐसी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बनाते हैं कहाँ पे, फैक्ट्रीज में. बाकी जो भी सीमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स, अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि वो पानी और एग्रीगेट, वो सारे कपची, वो सारे नेचुरल मटेरियल से बने हुए होते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन से अलग अलग हमें मिलती है. द डेप्थ and the range of studies that are required to be made is respect of aggregate to understand their widely varying effect and influence on the properties of concrete cannot be underrated. मतलब जो डेप्थ एंड रेंज हमने स्टडी करी है और रिक्वायर्ड है किसके लिए, एग्रीगेट के लिए, वो वाइडली वेरीज होती हैं किसकी वजह से, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से और प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट की वजह से. ठीक है, पर अगर अलग अलग एग्रीगेट्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने कंक्रीट के लिए. एग्रीगेट आर द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट. बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है किसका, कंक्रीट का. द कंस्टिट्यूट 70 to 80 of the total volume. 70 to 80% कंक्रीट के अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है. प्रोवाइड अ रिजिड स्केलेटन स्ट्रक्चर फॉर कंक्रीट एंड एक्ट एज इकोनॉमिकल स्पान फिलर. एक स्केलेटन है कंक्रीट के लिए हमारा एग्रीगेट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम यूज होता है वाइड फिलिंग्स करने के लिए, और क्योंकि वो शेप में बड़े होते हैं इसकी वजह से वो बहुत इकोनॉमिकल भी रहते हैं और वॉल्यूम में इंक्रीज भी लाते हैं. एग्रीगेट आर जनरली चीपर देन द सीमेंट एंड इम्पार्ट ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. एग्रीगेट चीपर, सस्ते होते हैं किससे, सीमेंट से, क्योंकि सीमेंट इज manufactured in factories and there are many process that we have discussed about manufacturing of cement, but aggregate are naturally finding elements, उसके हमको नेचुरली मिलते हैं. ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट ग्रेटली अफेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट सच एज वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. अब जो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट करती है कंक्रीट के ऊपर, जैसे कि उसकी वर्केबिलिटी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर. टू नो मोर अबाउट द कंक्रीट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट कंक्रीट के बारे में हमको जानना है तो उससे पहले हमको जानना होगा कि उसके अंदर के इंग्रेडिएंट, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट एग्रीगेट के बारे में. IS Code 383 1970 define the requirement of aggregate. जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट है वो IS Code 383 के अंदर 1970 के अंदर सारी की सारी डिटेल्स में दी हुई है, जिसमें आपको सब मिल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी, कितने टाइप के, किस तरीके की ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सब आपको ये कोड में जानने के लिए मिल जाएगा.
They are insert and are broadly divided into two categories: fine aggregate and coarse aggregate, depending on their size. Aggregate are mainly divided into two categories. The first category is fine aggregates and second category is core aggregate. It's all depending on their sizes. They are, the fine aggregates are smaller than core aggregates, and core aggregates are much not much but larger than fine aggregate. They contribute to the both the weight and stiffener of concrete, and the aggregate contribute stiffness of the concrete, उसका जो वजन है उसका, और स्टीफनेस यानी उसकी जो ताकत, उसका स्टीफन होना कंक्रीट का, वो कंट्रीब्यूट करता है कौन? एग्रीगेट कंट्रीब्यूट करता है. जनरली कोर्स एग्रीगेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक. जो कोर एग्रीगेट है उनको हम रॉक से पा सकते हैं, एंड देयर प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन देयर मिनरलॉजी कंपोजिशन ऑफ रॉक. अब रॉक का बनना कैसे स्टार्ट हुआ, पहले हम इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे ये टॉपिक पे कि भाई एक सैंड की लेयर के ऊपर एक सैंड की लेयर ऐसे बहुत सालों तक एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती रही. उससे वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के हिसाब से जो वो सॉइल था उनने एक दूसरे से बाइंड किया, और सालों सालों तक वो एक दूसरे से बाइंड रहे, और उसके बाद वो रॉक फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, इस तरीके से रॉक फॉर्मेशन हुआ. क्लाइमेटिक चेंज, बहुत सारे क्लाइमेटिक का चेंज भी इसके अंदर डिपेंड करते हैं रॉक की प्रॉपर्टीज़ के अंदर. बहुत सारे जो रॉक्स हैं वो क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से फॉर्मेशन करते हैं अपना. वैसे ही माउंटेन भी उस तरीके से ही बना है. एक मतलब लैंडस्केपिंग से द्वारा पहले जो धरती, आपने सुना होगा इसके बारे में कि जब धरती बन रही थी तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होता था लैंड के अंदर, तो वो लैंड के उछाल और दबाव के अंदर वो माउंटेन्स बने गए. पर वो माउंटेन्स है क्या, कुछ कुछ माउंटेन्स तो लेयर्स ऑफ इरोजन की वजह से बने हो गए हैं. सॉइल के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना और एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करना, उससे भी माउंटेन्स बने गए हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉक फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है, अब रिवर एंड सैंड इज़ प्रीफर फॉर अ फाइन एग्रीगेट. सॉरी, क्रशिंग के बारे में बोलना भूल गया मैं आपको कि भाई मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक, द एनवायरनमेंट एक्सपोजर टू विच द रॉक हैज़ बीन सब्जेक्टेड. मतलब उसके जो भी मिनरल कंपोजिशन है उसके हिसाब से जो एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होता है उस पर रॉक सब्जेक्टेड रहते हैं. द मेथड ऑफ क्रशिंग एम्प्लॉयज टू गेट द डिफरेंट साइज. अब उसको ही वो रॉक को हम क्रश करते हैं अपने जो हमको डिफरेंट, जो हमें अपनी साइज़ का चाहिए होता है वो एग्रीगेट, उसके हिसाब से. इन इंडिया क्रशिंग रॉक इज़ नोन एज कोर्स एग्रीगेट. और जो इंडिया में हम जो क्रश करके रॉक्स को लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर एग्रीगेट बोलते हैं. अब रिवर सैंड इज़ प्रीफर्ड फॉर द फाइन एग्रीगेट. जो रिवर सैंड है वो फाइन एग्रीगेट के लिए हम प्रीफर करते हैं. ऑफ द लेक ऑफ अवेबिलिटी ऑफ रिवर सैंड हैज़ लीड टू यूज़ आर्टिफिशियल सैंड एंड स्पेशली इन साउदर्न स्टेट. अब रिवर जो सैंड है वो लीड ज़्यादा उसका अवेबिलिटी नहीं रहती है अपने पास, तो हम क्या आर्टिफिशियल सैंड यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके से कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स दिखते हैं. ये देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये जितने भी एग्रीगेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 3 एग्रीगेट दिख रहे हैं वो कौन से एग्रीगेट है, रॉक को क्रश करके बनाए गए एग्रीगेट है. यानी दिस आर द कोर्स एग्रीगेट्स एंड दिस द फाइन एग्रीगेट्स, मोरम, सैंड एंड ग्रेवल, दिस आर द फाइन एग्रीगेट्स. ये डिफरेंस है हमारा इसका दो एग्रीगेट का बीच का डिफरेंस है. दिस आर द क्रश एग्रीगेट, दिस आर द फाइन एग्रीगेट्स. ओके, अब जो सॉरी, जो फिजिकल, केमिकल एंड substantially influence the performance of concrete. जब भी सीमेंट के संग कंक्रीट का मिक्सचर होगा तो फिजिकल, केमिकल और थर्मल जो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है कंक्रीट को बनाने के लिए.
ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की, स्ट्रेंथ, केमिकल प्रॉपर्टी जब वो सीमेंट के संग रिएक्ट करेगा, और थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल मानी हीट उसके अंदर से जनरेट होगी वो प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है एक ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के परफॉर्मेंस के लिए। नाउ अब द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कैन बेस्ट बी डन अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज है हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एग्रीगेट हमारे लिए सही रहता है और कौन सा एग्रीगेट हमारे लिए सही नहीं रहता है। और ये सारी प्रॉपर्टी हो अगर वो एग्रीगेट के अंदर रहेगी तो हमको एक अच्छा कंक्रीट प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। सेकेंड प्रॉपर्टी अपना स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉइस्चर ऑफ कंक्रीट, बल्किंग फैक्टर, क्लीनिनेस, साउंडनेस, केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ड्यूरेबिलिटी, सीव एनालिसिस एंड ग्रेडिंग। इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में हम धीरे धीरे आगे आगे जानेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, तो 5 भाग में क्लासिफिकेशन एग्रीगेट का डिवाइडेड है। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन्स सॉइल, रिलेटेड टू सॉइल, एंड लॉजिकल मतलब स्टडी। अब स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज जियोलॉजिकल ओरिजिन। अब उसका जो भी कंक्रीट का नेचर है, उसका बिहेवियर है, उसकी जियोलॉजी पे डिपेंड करता है कौन सी सॉइल से वो एग्रीगेट बना है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन है। कोई सॉइल हार्ड एंड सॉइल होती है, कोई सॉइल सॉफ्ट सॉइल होती है, तो उसकी सारी की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी वो ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट का। फिर सेकंड जो हमारा है क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज, उसकी साइज के हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है वो। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन शेप, एग्रीगेट का जो शेप है उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन यूनिट वेट, उसका जो भी यूनिट वेट है उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन टेक्सचर, उसका किस तरीके का टेक्सचर है उसके बारे में हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं उसका। अब द एग्रीगेट आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स से हमको एग्रीगेट मिलते हैं। एंड मैनी हैव बीन नेचुरली रिड्यूस्ड साइज, और जो नेचुरल से हमको एग्रीगेट मिलते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, यानी ग्रेवल एंड सिंगल, ये जो एग्रीगेट्स है हमको थोड़े छोटे साइज में मिलते हैं। और मे हैव टू बी रिड्यूस्ड बाय क्रशिंग, और या तो वो क्रशिंग से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, द सुटेबिलिटी ऑफ लोकल अवेलेबल एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द रीजन। जो सूटेबिलिटी होती है एग्रीगेट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है वो रीजन के। अब यहाँ पे जैसे अपने गुजरात में आपको 2 तरीके की सॉइल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेड सॉइल्स। तो उसके हिसाब से हमको जियोलॉजिकल के फीचर्स के हिसाब वैसे एग्रीगेट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ वो सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती होगी। सच एग्रीगेट में बी फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और ऐसे जो एग्रीगेट्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए हमने, एक तो नेचुरल एग्रीगेट और एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट। जो नेचुरल एग्रीगेट है उसके अंदर वही क्या आता है, तो उसके अंदर आता है सैंड, सेकेंड ग्रेवल, और थर्ड क्रशिंग रॉक्स एज ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड कोरेटाइज्ड सैंड स्टोन्स। ये सब क्या हो गए? हमारे नेचुरल एग्रीगेट्स हो गए। ठीक है, या तो हमारे आर्टिफिशियली इसको क्रश करके हम बनाते हैं ग्रेनाइट और बसाल्ट को, फिर हमारे जो ग्रेवल और ये सैंड, ये सब हमको कहाँ से? रिवर के आसपास से मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो हम रॉक तोड़ के बनाते हैं, एक तो ब्रोकन ब्रिक, वो हमारा आर्टिफिशियल एग्रीगेट हुआ। फिर एयर कूल्ड स्लैग एंड सिंटर एंड फ्लाई ऐश ब्लोटेड क्ले, ये सारे हमारे कौन से हो गए? आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये सारे ब्रोकन ईट से, मतलब तोड़ी हुई ईट से बनाए हुए ब्रोकन ब्रिक्स एग्रीगेट हैं, जिसको हम एज ए एग्रीगेट की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एग्रीगेट्स, ये उसकी इमेजेस हैं, रियल इमेजेस ऑफ ब्रोकन ईट, ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट। ठीक है, ये सारी इमेजेस आप देख सकते हैं एयर कूल्ड ब्लास्ट फर्नेस के। ब्लास्ट फर्नेस से जो एग्रीगेट्स निकलते हैं, ये एग्रीगेट्स आपने देखे होंगे, ब्लास्ट में भी ये सारे एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे एयर कूल्ड ब्लास्ट फर्नेस एग्रीगेट्स हैं।
ये हमारे सिंटर्ड फ्लाई ऐश एग्रीगेट है, ये भी आपने देखे होंगे। इस तरीके से होते हैं, बहुत लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। इसकी जो सॉइल प्रॉपर्टी होती है बहुत लाइट वेट होती है, इस तरीके से वो एग्रीगेट दिखते हैं। ये भी आपने बहुत जगह पे देखे होंगे। देखिए ये रहा, बहुत फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीच में आपको वॉइड्स दिखेंगे, गैप दिखेंगे, ठीक है। और एक और लाइट वेट एग्रीगेट में ब्लोटेड क्ले एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इमेजेस देख सकते हैं। गोल गोल इमेज लड्डू जैसे ये एग्रीगेट दिख रहे हैं, और भी दूसरे तरीके के दिख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से एग्रीगेट दिख रहे हैं। तो इस तरीके के ये एग्रीगेट्स होते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करते हैं, है ना। अब उसके अंदर ही नेचुरल एग्रीगेट के अंदर पढ़ेंगे। दिस एग्रीगेट्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड फ्रॉम द क्वारी बाय द कटिंग रॉक्स। अभी ये एक जगह पे क्या बोलते हैं, सैंड इकट्ठा होती है। द डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह पे सैंड इकट्ठा हो के ये एग्रीगेट्स, ग्रेवल और ये सारे एग्रीगेट फॉर्म होते हैं। द चीपेस्ट एमोंग देम आर द नेचुरल सॉइल। इसके अंदर से सबसे चीपेस्ट एग्रीगेट्स होते हैं नेचुरल सॉइल्स एंड ग्रेवल शोन इन द फिगर ए। मतलब सैंड तो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो चुल्लू भर पानी में आपको पता है क्या करना है। एंड फिर भी अपना ग्रेवल जो आपको राइट साइड में हमको इमेज दिख रही है। द रिवर डिपोजिट आर द मोस्ट कॉमन एंड आर ऑफ गुड क्वालिटी। जो रिवर डिपोजिट के एग्रीगेट्स होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। अब द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ एग्रीगेट इज क्वायर्ड रॉक विच इज रिड्यूस्ड टू द साइज ऑफ क्रशिंग। जो क्रशिंग से रिड्यूस हो जाते हैं वो एग्रीगेट। द क्रश्ड एग्रीगेट शोन इन द फिगर ब्लो एर मेड बाय ब्रेकिंग रॉक। इसको चट्टानों तोड़ के इसको बनाया गया है इनटू रिक्वायर्ड ग्रेड, और जो हमको रिक्वायर्ड ग्रेड है उसके अंदर से। एंड पार्टिकल्स बाय द ब्लास्टिंग, क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। उसको तोड़ा, उसको पहले रॉक को ब्लास्ट करा, उसको क्रश किया, और उसकी स्क्रीनिंग के बाद ये सारे एग्रीगेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के। नेचुरल रॉक को तोड़ के एग्रीगेट बनाए गए हैं, ठीक है। फ्रॉम द पेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट द नेचुरल एग्रीगेट्स वेदर क्रश और नेचुरली रिड्यूस इन साइज कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल ग्रुप ऑफ रॉक हैविंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। अब पेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से हम अगर देखा जाए तो नेचुरल एग्रीगेट को आप कितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दो, पर वो जो उसका जो रॉक का जो प्रॉपर्टी होगा उस तरीके से ही वो बिहेव करेगा, ठीक है। अब नेचुरल रॉक कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जियोलॉजिकल मोड। अब जो नेचुरल रोड है रॉक है वो किस तरीके से क्लासिफाइड करेगा, वो जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन से क्लासिफाइड करेगा। तो कौन कौन से रॉक है, एक तो इग्निशियस रॉक है, फिर सेडिमेंटरी रॉक है, और मेटाफॉर्मिक ओरिजिन है किसका, रॉक का। तीन तरीके का ओरिजिन है, एक तो इग्निशियस, फिर दूसरा सेडिमेंटरी, अरे कहाँ गए, इग्निशियस, सेडिमेंटरी और मेटाफॉर्मिक ओरिजिन है, ठीक है। एंड ईच ग्रुप में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज सर्टेन पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। सच क्लासिफिकेशन हैज़ बीन एडॉप्टेड इन IS कोड 383 1970। जैसे अपनी आगे बात हो गई है, IS कोड 383 के अंदर सारे एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज बताई गई है। अच्छा, पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेट्रोलॉजिकल, ये तो बताना भूल गया। द स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजिकल, ठीक है। याद रखना, ये टर्म आपको आगे भी आ सकती है, पूछ सकते हैं, या GPSC एग्जाम वगैरह में ऐसे जो है टर्म्स आएंगी, ठीक है। Aggregate from igneous rocks are highly satisfactory because they are normally hard, tough and dense। जो एग्रीगेट्स होते हैं इग्निशियस रॉक के वो हाईली सेटिस्फैक्टरी होते हैं, नॉर्मली हार्ड होते हैं, टफ होते हैं और डेंस होते हैं, ठीक है। दे हैव मैसिव स्ट्रक्चर विथ क्रिस्टलाइन ग्लासी टेक्सचर। मैसिव स्ट्रक्चर्स में मिलते, मैसिव स्ट्रक्चर होता है कैसा, क्रिस्टलाइन ग्लासी टेक्सचर के जैसा, ठीक है। द bulk of concrete aggregates are igneous origin।
दो बल्क ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट कैसे होते हैं, वो इग्निशियस ओरिजिन के होते हैं। द एग्रीगेट में बी एसिडिक एंड एल्कलाइन डिपेंड अपॉन सिलिका कंटेंट एंड द लाइट और डार्क कलर। अब जो एग्रीगेट वो एसिडिक भी होते हैं और एल्कलाइन भी होते हैं। अब वो जो एल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टी एग्रीगेट की होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो सिलिका कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सिलिका कंटेंट होता है वो अपन को किस तरीके से पता चलेगा, वो कलर से पता चलेगा। अगर लाइट कलर है तो वो एसिडिक है, और अगर डार्क कलर है तो वो अल्कलाइन कलर, वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, limestones and some siliceous sandstone have proved to be source of good concrete aggregate। ठीक है, जो लाइमस्टोन्स एंड सिलिशियस सैंड स्टोन्स हैं वो भी गुड कंक्रीट के, वो भी अच्छे एग्रीगेट पाए गए हैं। समटाइम स्ट्रेटिफिकेशंस इन द पेरेंट रॉक शो अप द इंडिविजुअल एग्रीगेट देयर बाय इम्पेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये इग्निशियस रॉक है। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना एसिडिक और एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन और एसिडिक रिएक्शन के वजह से ये देखो ये रॉक के कलर्स में कितना चेंजेस आया है। देखो इस तरीके के भी होते हैं इग्निशियस रॉक, बसाल्ट इस तरीके का दिखता है। ठीक है, डायोराइट इस तरीके का दिखता है, गैब्रोन इस तरीके का दिखता है, ग्रेनाइट इस तरीके का दिखता है। सबके अलग अलग कलर के, ये सारे इग्निशियस रॉक है। क्लियर, ये देखिए ये है मेटामॉर्फिक रॉक, देख सकते हैं आप, क्वार्टरसाइट, सैलेट, मार्बल, फिर गैनीस, एसिड, सिचिट एंड अजीब अजीब अतरंगी नाम है इनके, पढ़े भी नहीं जा रहे मुझे। देख सकते हैं डिस्प्लेस में, ये देखो ये सारा पूरा का पूरा अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और ये रहे सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सारे के सारे रॉक्स अगर आपको देखने हैं तो अपना लॉकडाउन जैसे चालू होगा तो हमारे पास इन सब के सैंपल पड़े हुए हैं, ये मंगा के मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे सेडिमेंटरी रॉक्स हैं जो हमको नदी के किनारे से मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं टेक्सचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ये देखो एक ये दिखाता है कि एक लेयर के ऊपर कितनी लेयर के ऊपर एक लेयर डली है सॉइल की, तब जाके ये रॉक फॉर्मेशन हुआ है। ये जो कलर चेंज दिख रहा है ना, तो ये सॉइल ट्रैवलिंग का कलर चेंज है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इमेज है ये। आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम इसके ऊपर ही चर्चा जारी रखेंगे, नेचुरल एग्रीगेट्स और आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स, और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एग्रीगेट्स की। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहिए, सतर्क रहिए और असाइनमेंट लिखते रहिए। ठीक है, और आपको जो असाइनमेंट है वो दे दिया जाएगा नीचे अपने क्लासरूम के अंदर, और सैटरडे तक जैसी अपनी बात हुई है उसको सबमिट करवा देना है आपको भी, और जिसको अभी करवाना है वो भी करवा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियोस देखो। अगर पसंद नहीं आ रही है वीडियोस तो फास्ट फॉरवर्डिंग में देखो, समझ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिच स्लो है सर की या कोई भी सर की, तो ऐसा ऑप्शन आता है अपने उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर आप 2x में देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, बस देखते रहिए और सेफ रहिए। बाय।